कौन सा लेक्चर अपना? मेरे पास क्वेश्चन है, अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में बताना है। सबसे पहले अपन नंबर ऑफ शेल्स चेक करेंगे। दूसरा, अगर गिवन आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा। और अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो फिर अपन Z/E रेशो को अप्लाई करेंगे। इधर देखो, मैं इतना जानता हूँ, 1 मिनट के लिए मेरी बात फटाफट से सुन लो। एक एनायन का साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा, सल्फाइड का आकार सल्फर से बड़ा, क्लोराइड का आकार क्लोरीन से बड़ा। एक एनायन का साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। ये बात क्लियर है सभी को? अब सबसे पहले अपन बड़ों में कंपटीशन कर लेते हैं। बड़े कौन है हमारे पास? सल्फाइड और क्लोराइड। कौन है? दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 16 दो और ग्रहण कर लिए तो 18। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एक और ग्रहण कर लिया 18। दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सल्फर होता है हमारे पास 3s2 3p4। क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिए, 3s2 3p6 हो गया ये भी। क्लोरीन होता है 3s2 3p5, एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, ये भी हो गया 3s2 3p6। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमेशा नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं। क्या होते हैं? तो दोनों में नंबर ऑफ शेल 3 हो गए। सवाल ये आता है उस तीसरे वाले शेल को कौन सा न्यूक्लियस अपनी ओर तेजी से खींचेगा? वो तेजी से खींचेगा जिसके न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज। तो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज किसमें? Cl नेगेटिव में। बोलिएगा आप लोग। तो ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन सल्फाइड का साइज किससे बड़ा हो गया? क्लोराइड से। किससे बड़ा हो गया? दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। बोलेगा। और जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज कोई शब्द नहीं बल्कि वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या है। या मैंने आपसे कहा था अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो जिस पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसका साइज बड़ा होगा। बोलो। अब Cl नेगेटिव और सल्फर ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो इन दोनों के लिए अपन क्या अप्लाई कर देंगे? Z/E रेशो। क्या अप्लाई कर देंगे? सल्फर के लिए Z/E रेशो 1, क्योंकि सल्फर का न्यूट्रल एटम है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना? 16। तो सल्फर के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? 16। तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो सल्फर के न्यूक्लियस में 16 ही प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी 16। तो Z/E रेशो हमेशा क्या आएगा? 1। Cl नेगेटिव के लिए Z/E रेशो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17, और क्लोरीन के अंडर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए?
तो इसका जेड बाई रेशो क्या हो गया, घट गया। अगर जेड बाई रेशो कम हो जाता है तो साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बिकॉज साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो इन दोनों में अपन ने क्या लगा दिया, जेड बाई रेशो। इसके लिए जेड बाई रेशो कम होगा, इसका जेड बाई रेशो बढ़ गया। तो क्लोराइड आयन का साइज किससे बढ़ गया, सल्फर से। अब सल्फर और क्लोरीन ये दोनों न्यूट्रल एटम है, तो इन दोनों के एटॉमिक साइज को अपन ने पीरियड में कंपेयर कर लिया। किसमें, क्योंकि दोनों ही न्यूट्रल हैं, और दोनों न्यूट्रल हैं तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। सोडियम से छोटा एटॉमिक साइज मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से छोटा एल्यूमिनियम, उससे छोटा सिलिकॉन, उससे छोटा फास्फोरस, उससे छोटा सल्फर, उससे छोटा क्लोरीन। और आर्गन का साइज तो सोडियम से भी बढ़ गया, क्योंकि उसमें वंडरवाल रेडियाई आ गई। क्या आ गई, तो इन दोनों को अपन ने किसमें कंपेयर कर लिया, पीरियड में। किसमें कंपेयर कर लिया, पीरियड में। तो ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया, सल्फाइड, फिर क्लोराइड, फिर सल्फर और फिर क्लोरीन। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज हो गया। क्या हो गया, तो सबसे पहले अपन ने क्वेश्चन को कैसे पकड़ा, एक एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से बढ़ा, तो सल्फाइड का साइज सल्फर से बढ़ा, क्लोराइड का साइज क्लोरीन से बढ़ा। पहले इनमें कंपटीशन कर लिया, दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। 18 आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसपे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसका साइज बढ़ा, तो सल्फाइड का क्लोराइड का से बढ़ा, क्लोराइड का क्लोरीन से तो बढ़ा ही सही। अब क्लोराइड को किससे कंपेयर कर लिया, सल्फर से। दोनों में क्या अप्लाई कर दिया, जेड बाई रेशो। क्या अप्लाई कर दिया। ऐसे ही मेरे पास कौन है, अगर मेरे पास O2 नेगेटिव है, F नेगेटिव है, ऑक्सीजन का एटम है, फ्लोरीन का एटम है, तो ये मेरे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज हो गया। O2 नेगेटिव का साइज किससे बढ़ा, ऑक्सीजन से। F नेगेटिव का साइज किससे बढ़ा, F से। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है, O2 नेगेटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन, F नेगेटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। O2 नेगेटिव का साइज किससे बढ़ा, F नेगेटिव से। F नेगेटिव और ऑक्सीजन में अपन ने क्या अप्लाई कर दिया, Z बाई रेशो। Z बाई रेशो एनाइन का कम होगा न्यूट्रल एटम से, क्योंकि इसमें आप लोग समझ गए होंगे न्यूट्रल एटम का तो हमेशा 1 होगा। क्या होगा, इसका Z बाई रेशो क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। क्या बढ़ गए, प्रोटॉन तो उतने रहे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, इसका मतलब डिनोमिनेटर वाला फैक्टर बढ़ गया। तो डेफिनेटली जेड बाई रेशो क्या हो जाएगा, घटेगा। जेड बाई रेशो घटेगा तो साइज क्या हो गया, बढ़ गया। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन इसको किस में कंपेयर कर लिया, पीरियड में, क्योंकि दोनों एटॉम है। एटम है इसका मतलब एटॉमिक साइज, लिथियम से छोटा बेरिलियम, उससे छोटा बोरोन, उससे छोटा कार्बन, उससे छोटा नाइट्रोजन, उससे छोटा ऑक्सीजन और उससे छोटा फ्लोरीन। तो इन दोनों को अपन ने किस में कंपेयर कर लिया, पीरियड में। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। समझ में आ जाएगा आप लोगों को अपने हिसाब से। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर हमारे पास अगर एक वर्ड आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, पहले हेडिंग डालें, लिखें, एक छोटा सा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक। फटाफट फटाफट लिखें ताकि मैं लेंथेनाइट, ये तो जरा सा टॉपिक है, ताकि अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, उसके कॉज और उसके कॉन्सिक्वेंस पर आ जाए फटाफट से। क्वेश्चन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से आता है, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको एक बार देख लेते हैं जरा सा। देखो पहली बात, अगर गिवन एटॉमिक नंबर दे रखा है, पहले ही बता रखा है स्टेप नंबर 1 में, अगर अपने को एटॉमिक नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो मैं जानता हूं अगर एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक होगा, बोलो बेटा, तो 58 से 71 का मतलब सीरियम से 50, अपन जानते हैं एटॉमिक नंबर 58 पर कौन है, सब लिखा चुका हूं मैं आपको। एटॉमिक नंबर 58 पर सीरियम है, और 71 पर ही अपने पास लेंथेनाइड्स हो गए। क्या हो गए, सभी लेंथेनाइड एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, और लेंथेनाइड्स में इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में बढ़ता है। किसमें बढ़ता है, 4f सबशेल में। सभी लेंथेनाइड को अपन कौन से पीरियड में रखते हैं, 6 पीरियड में। किसमें रखते हैं, और ग्रुप कौन सा होता है, थर्ड वाला, याद आ गया होगा, स्कैंडियम इट्रियम लेंथेनम। मैंने कहा था वो सबसे लंबा ग्रुप है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 32 हो गए। क्या हो गए, ऐसे ही अगर मेरे पास थोरियम 90 से लेकर और लॉरेंशियम 103 तक है, तो फिर ये सब क्या हो गए, एक्टिनाइड, और एक्टिनाइड हो गए। तो एक्टिनाइड भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एक्टिनाइड में इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है, 5f सबशेल में। किसमें भरा जाता है, सभी एक्टिनाइड को कौन से पीरियड में रखते हैं, 7 पीरियड में। ब्लॉक तो एफ हो गया, और ग्रुप कौन सा हो गया, थर्ड, क्योंकि सभी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को अपन किसमें रखते हैं, कॉपी करें, पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी पर आता हूं मैं।
पॉइंट नंबर बी, अगर एटॉमिक नंबर जनाब 104 से 118 तक है तो पीरियड हमारे पास 7th हो जाएगा। 104 का मतलब समझ में आ गया होगा। अनिल क्वेडियम, अनिल क्वेडियम, ऐसी रफ्तार दुबई में सलमान भाई की हसीना मिटेंगी 10 रंग को नई फ्लेवर मिलेगा, लव टशन का आउट होंगी। याद हो गया होगा आपको। तो 104 से 118 तक मतलब मैं आ गया रदरफोर्डियम से लेकर ओजा नेसॉन तक। कहाँ थे? सभी को अपन 7th पीरियड में रखते हैं। किसमें रखते हैं? 7th पीरियड में। 104 से लेकर 112 तक डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 113 से लेकर 118 तक पी ब्लॉक। आखिरी के दो डिजिट होती है वो ग्रुप नंबर बताती है। क्या बताती है? मैंने कहा एक एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर 113 है। 113 को बोलेंगे अपन अन ट्राइयम। क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे अन ट्राइयम। बताइए वो कौन से ग्रुप में होगा? 13th ग्रुप में होगा। कौन से ग्रुप में होगा? तो अपन कहते हैं आखिरी की दो डिजिट है वो अपने को ग्रुप नंबर बताती है। क्या बताती है? अगर 104 है तो 4th ग्रुप में होगा। एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 105 है तो 5th ग्रुप में होगा। 106 तो 6th ग्रुप में। 12 तक तो अपन जानते हैं डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक आएगा। क्या आएगा? कॉपी कर लो। तो पीरियड तो 7th होगा। 104 से 112 तक ब्लॉक हो गया डी। 113 एटॉमिक नंबर से 118 तक हो गया पी ब्लॉक। लास्ट की दो डिजिट ग्रुप नंबर बताती हैं। बोलेगा आप लोग स्टेप नंबर, ये ए में पॉइंट नंबर ए हो गया, पॉइंट नंबर बी हो गया। फटाफट से लिख लें, जल्दी से लिख लें। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं ताकि अपन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और उसके कॉज और उसके कॉन्सिक्वेंस पर आए, फिर एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन बताऊंगा। हाँ जी, लिख लिया होगा सभी ने। बंद कर रखा है एसी? सभी बंद कर रखा है? बस ऑन कर दो यार, ठीक है ना। आज सुबह से ले रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ तक लिख लिया। बोलिएगा, आगे बढ़ूं। अब मेरे पास सपोज करो कोई एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 104। कितना है? तो पीरियड तो 7वां होगा। पीरियड वो तो 7वां होगा। ग्रुप हमारे पास हो गया 4th वाला। और हमारे पास जो ब्लॉक हो गया 104 से 112 तक, 104 से लेकर 112 तक तो डी ब्लॉक हो गया। और 113 से लेकर 118 तक पी ब्लॉक हो गया। समझ में आ गया आपको? स्टेप नंबर 2, अगर एटॉमिक नंबर गिवन है, ये लिख लो पहले यहां तक, फिर इस पे स्टेप नंबर 2 पर आता हूं। एग्जाम्पल लिख लो फटाफट से, लिखना चाहो तो, नहीं तो फिर अपन स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। एटॉमिक नंबर इनर्ट गैसेस का सभी को पता है। हीलियम का 2 है, नियॉन का 10 है, आर्गन का 18 है, क्रिप्टन का 36 है 36, जिनन का 54 है, रिडॉन का 86 है और ओजा नेसॉन का 116 है। सॉरी, 118 है। ओजा नेसॉन का हमारे पास 118 है, आखिरी वाला ओजा नेसॉन। क्लियर है? इधर देखो सभी ने, अगर गिवन एटॉमिक नंबर है, सपोज करो मेरे को एटॉमिक नंबर दे रखा है किसी का 26, किसी का मेरे को जेड क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर में अपन ने क्या जोड़ दिया? 18 और माइनस अपन ने कर दिया अगली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर। क्या कर दिया? तो मैंने 26 में क्या जोड़ा? मैंने जो भी एटॉमिक नंबर गिवन एलिमेंट का उसमें 18 जोड़ा। तो 18 प्लस 26 कितना हो गया? 44। कितना हो गया? 44। अब 26 के बाद जो अगली इनर्ट गैस है, 26 के बाद जो अगली इनर्ट गैस है वो कौन है? क्रिप्टन। वो कौन है? क्रिप्टन। तो अगली इनर्ट गैस का मैंने एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया, तो 44 माइनस 36। इसका मतलब जो हमारे पास ग्रुप होगा वो ग्रुप कौन सा हो गया? 8th ग्रुप। अगर आप देखो तो एटॉमिक नंबर 26 पर आयरन है। कौन है? और आयरन हमारे पास 8th ग्रुप का होता है। किसका होता है? अब इधर देखो, पहले मेरी फटाफट सुन लो बात, टाइम नहीं है। एटॉमिक नंबर कितना है? 40। एटॉमिक नंबर कितना है? 40। 40 में जोड़ा 18, कितना आ गया? 58। 58 में से माइनस कर दिया अगली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर 54। तो ग्रुप कौन सा आ गया हमारे पास? जो ग्रुप है हमारे पास वो कौन सा आ गया? चौथा। लेकिन अगर हमारे पास क्या होगा, सपोज करो 57 है, अपन ने 18 प्लस 57, अगली इनर्ट गैस का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 86। तो ग्रुप नंबर
-11 आया, क्या आया? तो अगर ग्रुप नंबर माइनस आएगा तो अपन 18 की जगह ऐड करेंगे 32। 18 को ऐड नहीं करेंगे बल्कि कितने को ऐड करेंगे? तो अपन ने 18 की जगह किसको ऐड कर दिया? 32 को। तो 32 प्लस 57 माइनस 86, 32 प्लस 57 माइनस 86, तो ग्रुप नंबर आ जाएगा थर्ड। तो अगर ग्रुप नंबर माइनस में आएगा तो अपन 18 की जगह किसको ऐड कर देंगे? 32 को। फटाफट लिख लो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। जितना जल्दी लिखोगे उतना फास्ट है। छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं। प्लीज बी फास्ट इन योर हैंड राइटिंग सो दैट वी कैन कम टू लेंथेनाइन कॉन्ट्रैक्शन, इट्स कॉज, इट्स कॉन्सिक्वेंस, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। थोड़ा सा जल्दी लिखें ताकि, क्योंकि मैटर ज्यादा है। एटॉमिक नंबर लिख दिए मैंने इनर्ट गैसेस के, 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118 एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैसेस। वो सभी को पता है, लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा फास्ट लिखो बस। जो भी लिखो थोड़ा जल्दी लिखो। आगे बढ़ जाऊं? फटाफट लिखो यहां तक। उसके बाद स्टेप नंबर थर्ड है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है तो क्या करेंगे? अगर अपने को गिवन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी है एक्स वाई जेड, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दिया है, तो जो आउटर मोस्ट शेल है या जो हाईएस्ट शेल नंबर है वो अपने को पीरियड बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी कॉपी कर लिया सभी ने? इधर देखो, जो आउटर मोस्ट शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है वो अपने को पीरियड बताता है, इतना अपन सभी जानते हैं। पोटेशियम है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो जो आउटर मोस्ट शेल है जनाब वो चौथा वाला है। इसका मतलब जो पोटेशियम है वो चौथे वाले पीरियड का हो गया। क्या हो गया? जैसे रुबिडियम है, लिथियम अपन क्या लिखते हैं? लिथियम अपन लिखते हैं 2s1, 1s2 2s1। तो 2s1 का मतलब आउटर मोस्ट शेल दूसरा, तो लिथियम सेकंड पीरियड का हो गया। सोडियम 3s1, आउटर मोस्ट शेल थर्ड, तो सोडियम तीसरे पीरियड का। पोटेशियम फोर्थ पीरियड का। रुबिडियम 5s1, तो रुबिडियम फिफ्थ पीरियड का। सीजियम 6s1, तो सिक्स पीरियड का। फ्रॉन्शियम 7s1, तो उसके लिए आउटर मोस्ट शेल सातवां हो गया, तो पीरियड सातवां हो गया। तो जो आउटर मोस्ट शेल है बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने को पीरियड बताता है। क्या बताता है? उसके बाद अपन कहते हैं हमारे पास ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन। अब अपन कहते हैं अगर आउटर मोस्ट शेल के एन क्या है? एन आउटर मोस्ट शेल है। अगर आउटर मोस्ट शेल के पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन गया, किसमें गया? मतलब एनपी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एनपी मतलब आउटर मोस्ट शेल के पी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका मतलब एलिमेंट पी ब्लॉक का होगा। किसका होगा? और अगर पी ब्लॉक का होगा तो ग्रुप इज इक्वल टू 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन्स, 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सपोज करो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, ब्रोमीन है मेरे पास। ब्रोमीन अपन सभी जानते हैं
4s2 4p5 है, 4s2 4p5 है, मैं पूरा नहीं लिख रहा। 1s2 2s2 2p6 3s2, एटॉमिक नंबर कितना है 35, एटॉमिक नंबर कितना है, मैंने सीधा आउटर मोस्ट लिख दिया 4s2 4p5। इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, चौथा वाला, तो एन कौन सा है, फोर्थ वाला। एन पी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट शेल के पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अपन सभी जानते हैं पी ब्लॉक क्या होता है, बोरॉन फैमिली से लेकर और इनर्ट गैसेस तक। कहां तक, अपन जानते हैं बोरॉन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा, NH2 NP1, कार्बन फैमिली का NH2 NP2, नाइट्रोजन फैमिली का NH2 NP3, ऑक्सीजन फैमिली का NH2 NP4, हेलोजन फैमिली का NH2 NP5, और इनर्ट गैसेस का क्या हो गया, एन क्या है, आउटर मोस्ट शेल क्या है। तो अगर आउटर मोस्ट शेल के पी में इलेक्ट्रॉन है 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक, तो अपन कहेंगे एलिमेंट पी ब्लॉक का होगा। किसका होगा, अगर पी में एक इलेक्ट्रॉन है तो बोरॉन फैमिली का होगा। जैसे 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2, समझ गए होंगे। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कार्बन फैमिली हो गया। 2s2 2p2 कार्बन सेकंड पीरियड का, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का, 3s2 3p2, जर्मेनियम 4s2 4p2, इंडियम 5s2 5p2, थेलियम सॉरी टिन 5s2 5p2, और लेड हो गया 6s2 6p2। नाइट्रोजन फैमिली हो गया, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का 2s2 2p3, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का 3s2 3p3, आर्सेनिक 4s2 4p3, एंटीमनी 5s2 5p3, बिस्मथ 6s2 6p3। बोलिएगा आप लोग। तो अगर आउटर मोस्ट शेल के एन क्या है बेटा, आउटर मोस्ट शेल है क्या है, एन आउटर मोस्ट शेल है। और अगर आउटर मोस्ट शेल के पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन चला गया तो फिर एलिमेंट पी ब्लॉक का होगा। कॉन्फ़िगरेशन हो गया NH2 NP126, पी की कैपेसिटी 1 से लेकर 6 तक। और ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन्स, 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इधर देखो मेरे पास ये भी मैंने आपको दिया था 35, 35 है, तो इसमें अपने पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल में पीरियड तो कौन सा हो गया, चौथा वाला, क्या हो गया। अब अपने पास पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 12 प्लस 5, तो हमारे पास ग्रुप कौन सा हो गया, 17। मतलब ये अपने पास हेलोजन फैमिली का मेंबर हो गया। किसका हो गया। ऐसे ही अगर हमारे पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल छठा वाला हो गया, इसके पी में जा रहा है, तो पीरियड तो हो गया 6, ब्लॉक हो गया पी, और ग्रुप नंबर हो गया 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन 12, पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो इसका मतलब ग्रुप कौन सा हो गया, 15। वैसे ही मैं जानता हूं NH2 NP3 का मतलब नाइट्रोजन फैमिली हो गया। क्या हो गया, क्योंकि बोरॉन फैमिली NH2 NP1, कार्बन फैमिली NH2 NP2, नाइट्रोजन फैमिली NH2 NP3। समझ गए होंगे आप लोग। पहले कॉपी करो, ऐसे ही ये लिख लेना, ये दो एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, ये दोनों लिख लो। आगे बढ़ जाए, ये एग्जाम्पल यहां तक लिख लिया होगा सभी ने। हाँ जी, लिख लिया सभी ने। अब इधर देखो, अगर आउटर मोस्ट शेल के, जो लोग लिख रहे हैं पहले फटाफट से लिख लें।
अगर आउटर मोस्ट शेल के पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, एनपी इलेक्ट्रॉन अगर एब्सेंट होगा, लिख लिया सभी ने यहां तक? अगर एनपी इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगा इसका मतलब एलिमेंट पी ब्लॉक का नहीं होगा, फिर या तो वो एस का होगा या डी का होगा या एफ का होगा। किसका होगा? अपन कहते हैं एनपी इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट। एनपी इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट शेल के पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाए, तो एलिमेंट पी ब्लॉक का नहीं होगा। किसका नहीं होगा? तो फिर या तो वो किसका होगा, एस का होगा, या वो डी का होगा, या वो एफ का होगा। अब इधर देखो, अगर मेरे पास एलिमेंट एस ब्लॉक का होगा, अगर एलिमेंट मेरे पास एस ब्लॉक का होगा, तो n-2 एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, n-1 डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ns1 to 2 n मेरे पास आउटर मोस्ट शेल है, n मेरे पास आउटर मोस्ट शेल है। अब अगर मेरे पास सपोज करो आउटर मोस्ट शेल चौथा वाला है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब अगर n की वैल्यू कितनी है? बोलो बेटा, n की वैल्यू 4, तो n की वैल्यू 4 है तो n-1 क्या हो गया? अब अगर डी में इलेक्ट्रॉन है, डी में इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो 3d5 है, क्या है? तो फिर एलिमेंट एस ब्लॉक का नहीं होगा, डी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में। किसमें जाएगा? पहले तो 4s भरा जाता है, 4s के बाद क्या भरेगा? 3d। तो अगर n-1 डी में इलेक्ट्रॉन है तो फिर एलिमेंट हमारे पास डी ब्लॉक का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और अगर n की वैल्यू मेरे पास 6 है, अगर n की वैल्यू 6 है तो मेरे पास ये 6s हो गया। बोलो बेटा, ये हो गया 5d। और अगर मेरे पास n-2 का मतलब 4f हो गया। क्या हो गया? अब मेरे पास हो गया 6s2 5d1 और 4f7। क्या हो गया? तो फिर एलिमेंट मेरे पास हो जाएगा एफ ब्लॉक का। किसका हो जाएगा? एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन n-2, बोलिएगा आप लोग, n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2। याद आ गया होगा? अगर n की वैल्यू 6 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 4f में जाएंगे, मतलब लेंथेनाइट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो अगर n की वैल्यू 6 है तो लेंथेनाइट इलेक्ट्रॉन 4f में भरेंगे। अगर n की वैल्यू 7 है तो इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? 5f में, मतलब कौन हो जाएंगे? एक्टिनाइट। कौन हो जाएंगे? तो n-2 में एक, f में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, n-1 डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के s में 1 से 2 होगा। अगर 1 होगा तो क्या होगा? ग्रुप 1। क्या होगा बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से ग्रुप होते हैं? ग्रुप 1 में एक तो एल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 में केवल 2 ही ग्रुप है। तो अगर ग्रुप 1 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन ns1 होगा। क्या होगा? और अगर ग्रुप 2 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ns2। जैसे मेरे पास ये कोई एलिमेंट है, उसका कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, आउटर मोस्ट शेल 7वां है। अगर आउटर मोस्ट शेल 7वां है तो n-1 हो गया 6d और n-2 हो गया 5f। न तो इलेक्ट्रॉन 6d में ना 5f में, तो जो पीरियड है आउटर मोस्ट शेल तो हो गया 7वां, ब्लॉक हो गया s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ग्रुप हो गया सेकंड। क्योंकि जितने, अगर ns1 है इसका मतलब ग्रुप 1 है, और अगर ns2 है तो ग्रुप 2 है, क्योंकि s ब्लॉक में केवल 2 ही ग्रुप है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने को क्या बताएंगे? ग्रुप बताएंगे। अगर s में एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1 हो गया, और अगर s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कितने हो गए? कॉपी करिएगा। पॉइंट नंबर बी, अगर np इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो या तो s का होगा, या d का होगा, या f का होगा। s का कब होगा? जब n-2 f में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, n-d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन ns में जाएगा 1 से लेकर 2 तक। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू ns इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 2। एग्जाम्पल ये वाला लिख लो आप लोग।
आगे बढ़ जाऊं, मेरे हिसाब से लिख लिया होगा यहाँ तक, सभी ने लिख लिया होगा, आगे बढ़ जाए। हाँ जनाब, लिख लिया सभी ने। अगर हमारे पास n-2 f में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किसमें जा रहा है बेटा? n-1 d0 to 1, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, बल्कि किसमें जा रहा है? n-2 f1 to 14। तो एलिमेंट किसका हो जाएगा? ग्रुप अपन सभी जानते, ग्रुप निकालने के लिए एफ ब्लॉक के लिए कभी कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? सभी लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को कौन से ग्रुप में रखते हैं? अगर हमारे पास n की वैल्यू 6 है, इसका मतलब लेंथेनाइट है, लेंथेनाइट में इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे? सारा कॉन्फ़िगरेशन लिखा ही चुका हूं। और अगर n = 7 है तो इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा? 5f में। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, n-2 f1 to 14 n-1। कई बार जने यहाँ पर 1 to 10 कर देते हैं, गलत है। अगर अपन ने 1 to 10 कर दिया, इसका मतलब एलिमेंट n-1 डी में जा रहा है। किसमें जा रहा है? तो n-1 डी में नहीं जा रहा, n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1। और याद आ गया होगा, लेंथेनाइड में सीधा गधा लूट गया, सीधा गधा सीरियम, गैडोलिनियम और लुटेशियम, केवल उन्हीं में इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा, बाकी सभी में इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा। एक्टिनाइडों में तो याद आ गया होगा, उठपटांग आता है। ऑर्डर शुरू के 4 एक्टिनाइडों में थोरियम, थोरियम होता है 6d2, बोलो बेटा 7s2, इलेक्ट्रॉन 5f की जगह 6d में जाता है, फिर भी इलेक्ट्रॉन 4f का होता है। किसका? फिर भी एलिमेंट किसका होता है? f ब्लॉक का। याद आ गया होगा आपको। पहले कॉपी करो, फिर मैं एग्जाम्पल पर आता हूं। इस पर लिखें, पीरियड हो गया 6, ये हो गया एफ ब्लॉक, ग्रुप नंबर हो गया 3rd। बेसिकली ये कौन हो गया? लुटेशियम। एटॉमिक नंबर से पकड़ लो, एटॉमिक नंबर हमारे पास 71 हो गया, ये हो गया 4f14 5d1 6s2। पीरियड हो गया हमारे पास 6th वाला। हमारे पास एलिमेंट जो हो गया वो ब्लॉक हो गया एफ ब्लॉक एलिमेंट। और अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया तो ग्रुप निकालने की जरूरत ही नहीं है, सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन 3rd ग्रुप में रखते हैं। कॉपी कर लिया सभी ने यहाँ तक? आज यहाँ तक कॉपी कर लिया सभी ने? अगले एग्जाम्पल, ये तो कॉपी कर लिया सभी ने। अगर हमारे पास n-2 f14 हो जाए, क्या हो जाए बेटा? n-2 f14 हो जाए और इलेक्ट्रॉन जाए n-1 डी में, n-1 डी में, कहां से लेकर? 1 से लेकर 10 तक। और ns0 to 2 हो गया। 0 to 2 का मतलब इसने पैलेडियम को भी मान लिया। किसमें मान लिया? क्योंकि जो पैलेडियम है उसका एटॉमिक नंबर 46 होता है, और वो होता है क्रिप्टन का, मतलब में 36 तक आ गया। 4d10 5s0, बोलिएगा आप लोग। तो s में इलेक्ट्रॉन 0 है, वैसे s में इलेक्ट्रॉन 1 से 2 तक जाएंगे। क्या जाएंगे? अब इधर देखो, अगर हमारे पास n-2 f14 हो गया, f कंप्लीटली भर गया, और इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? n-1 में, d1 से लेकर 10 तक। और ns हो गया, जनरली 1 to 2 होता है, लेकिन अपन यहाँ पर पैलेडियम को मानेंगे तो अपन पैलेडियम में इलेक्ट्रॉन 0 to 2 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अब यहाँ पर f कंप्लीटली भर गया, f कंप्लीटली भर गया, तो हमारे पास अगर 4f कंप्लीटली भर गया, 4f, तो फिर इलेक्ट्रॉन 5d में जाएंगे। किस में जाएंगे? और अगर हमारे पास 5f कंप्लीटली भर गया, किस में भर गया? 5f कंप्लीटली भर गया, तो इलेक्ट्रॉन 6d में जाएंगे। किस में जाएंगे? अपन सभी जानते हैं 5f हो, 6d हो, 4f हो और 5d हो। n प्लस एल की वैल्यू बताओ मेरे को, n प्लस एल की वैल्यू बताओ। 4 + 3, f के लिए l की वैल्यू
एफ के लिए एल की वैल्यू 3, तो 4 + 3 5 + 2, लेकिन 4f में पहले भरेंगे, क्योंकि अगर n + l की वैल्यू सेम हो गई तो जिसके लिए n की वैल्यू कम है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे। बोलो, तो पहले 4f में फिर 5d में। ऐसे ही यहाँ पर 5f के लिए n + l की वैल्यू हमारे पास 5 + 3 8, और यहाँ पर 6 + 2 8, तो यहाँ पर 6 + 2 तो दोनों में 8 हो गया। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाएंगे? 5f पे, क्योंकि अगर n + l की वैल्यू सेम हो तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा। अगर हमारे पास लेंथेनाइड है तो उसमें 4f अगर कंप्लीटली भर गया तो फिर इलेक्ट्रॉन 5d में जाएंगे। किस में जाएंगे? मतलब एलिमेंट 5d सीरीज के हो गए। किसके हो गए? और अगर हमारे पास 5f कंप्लीटली भर गया, 5f का मतलब एक्टिनाइड्स पूरे खत्म हो गए, तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन 6d में जाएगा। मतलब हमारे पास वो 6d सीरीज हो गई। कौन सी हो गई? अब इधर देखो सभी जने, इसमें 3 पर ध्यान रखना। किस पर? 3 पर ध्यान। एक तो लुटेशियम एटॉमिक नंबर बोलो 71, ये हो गया अपने पास जेनन 4f14। बेटा f कंप्लीटली भर गया, ये है 5d1 6s2, तब भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तब भी है, जबकि एफ कंप्लीटली भर चुका है, जबकि एफ कंप्लीटली भर चुका है, फिर भी ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें ऐसा लग रहा है एफ तो कंप्लीटली भर गया, अब तो इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। तो एटॉमिक नंबर से पकड़ लो। किससे पकड़ लो? एटॉमिक नंबर कितने? 71। जिनन का एटॉमिक नंबर 54। 54 और 14, 54 और 14 68 और 2 और +1, तो एटॉमिक नंबर 71। 71 किस पर आ जाएंगे? लुटेशियम पे। लुटेशियम लेंथेनाइट सीरीज का आखिरी एलिमेंट है। ऐसे ही एक्टिनाइट सीरीज का आखिरी एलिमेंट है लॉरेंशियम। क्या है बेटा? लॉरेंशियम को देखो आप लोग 103 होता है, 103 रेडॉन। रेडॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 86। क्या हो गया? ये हो गया 5f14 6d1 और 7s2। बोलिएगा आप लोग। अब ऐसा लग रहा है इसमें भी f कंप्लीटली भर गया, f कंप्लीटली भर गया, इलेक्ट्रॉन तो d में जा रहा है, इसका मतलब है d ब्लॉक एलिमेंट होगा। d नहीं होगा बल्कि f ब्लॉक एलिमेंट होगा। क्या होगा? रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 और 14 100, 100 और 3 103, 103 पर कौन है? लॉरेंशियम। तो एक तो इन दोनों पर ध्यान रखना, इन दोनों में f कंप्लीटली भर गया, ऐसा लग रहा है एलिमेंट डी में जा रहा है, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट होगा लेकिन एफ ब्लॉक होगा। एक थोरियम को पकड़ लो। थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 90। थोरियम पर मैंने विशेष स्टार लगाया था, याद आ गया होगा। इसमें होता है रेडॉन, बोलो बेटा रेडॉन, और ये होता है 5f0 6d2 7s2। बोलिएगा आप लोग। फिर भी एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, फिर भी क्या होता है? तो इन तीनों पर विशेष नजर रहेगी, ये तीनों हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तीनों एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब इधर देखो, इसमें तो हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू 4 है, तो n की वैल्यू 4 है, तो हमारे पास n-1 क्या हो गया? 3d। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो केवल किस में जाएगा? d में, क्योंकि 2f तो कभी होगा ही नहीं, 2f तो कभी होगा ही नहीं। f कहाँ से स्टार्ट होगा? n की मिनिमम वैल्यू 6 होगी, n की मिनिमम वैल्यू, तो फिर 4f होगा, n की मिनिमम वैल्यू 7 होगी तो 5f होगा। तो अपने पास ये तो हो गया 3d10 4s1। क्या हो गया? अब पीरियड तो कौन सा हो गया? आउटर मोस्ट शेल, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया? चौथा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? डी में। किस में जाएगा? ये एस ब्लॉक का नहीं होगा। एस ब्लॉक का क्यों नहीं होगा? इसमें n-1 डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन ns में नहीं जाएगा। अगर एस ब्लॉक का होता तो n-1 डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? इसमें n-1 डी में। किस में जाएगा? अगर 3d सीरीज होती है, क्या होती है? तो पीरियड तो फोर्थ होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? डी सब शेल में। स्कैंडियम को क्या लिखते हैं? 3d1 4s2। क्या लिखते हैं? टाइटेनियम को लिखते हैं 3d2 4s2। तो पीरियड तो कौन सा होता है? फोर्थ, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? डी सब शेल में। d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10। तो हमारे पास ब्लॉक कौन, सॉरी पीरियड कौन सा हो गया? फोर्थ वाला। हमारे पास ब्लॉक एस नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? n-1 डी में। n-1 डी में अगर इलेक्ट्रॉन 0 होता तो फिर एलिमेंट किसका होता है? एस का। क्लियर है? तो ब्लॉक हमारे पास कौन सा हो गया? और अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का होता है तो ग्रुप कैसे निकालते हैं? अरे कैसे निकालते हैं? ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन, ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी के इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दो, प्लस ns के इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर दो, ग्रुप आ जाएगा। अब इधर देखो, मेरे पास क्या है? 3d10 4s1। क्या है?
तो ये तो हो गया NS, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 10 + 1 तो कितना हो गया ग्रुप? अगर मेरे पास सपोज करो ये होता 3d6 4s2, क्या होता? 3d6 4s2, तो इलेक्ट्रॉन n-1 डी में जा रहा है, तो एलिमेंट डी ब्लॉक का हो गया। पीरियड तो आउटर मोस्ट शेल है, तो पीरियड तो हो गया चौथा, ब्लॉक कौन सा हो गया? डी। अब ग्रुप कौन सा हो गया? तो 6 + 2, तो ग्रुप कौन सा हो गया? 8। अगर मेरे पास क्या हो गया? 4d10 5s0, क्या हो गया? 4d10 5s0, पीरियड तो फिफ्थ हो गया, पीरियड तो फिफ्थ हो गया। ब्लॉक हमारे पास n-1 डी में जा रहा है, 4d में, तो ब्लॉक कौन सा हो गया? डी। और 10 + 0, तो हमारे पास ग्रुप कौन सा हो गया? 10th हो गया, मतलब निकल वाला ग्रुप हो गया। कौन सा वाला ग्रुप हो गया? निकल। हमारे पास क्या होता है? 3d8 4s2, क्या होता है बेटा? 3d8 4s2। आर्गन को नहीं लिख रहा, आर्गन को नहीं लिख रहा। पैलेडियम एक्सेप्शनल, 28 में जोड़ो 18, तो 28 + 18 46। एक्सेप्शनल होता है, ये क्या होता है? 4d10 5s0। और प्लेटिनम एटॉमिक नंबर 78, ये होता है 5d9 6s1, क्या होता है ये? इन तीनों पर मैंने आपको कहा था ध्यान रखना है, बोलिएगा आप लोग। अब इधर देखो, प्लेटिनम के लिए पीरियड कौन सा हो गया? आउटर मोस्ट शेल छठा है। ग्रुप कौन सा हो गया? 9 + 1, तो 9 + 1 10, 10 + 0 तब भी 10, 8 + 2 तब भी 10, तो ये निकल वाला ग्रुप हो गया। निकल वाला ग्रुप कौन सा हो गया? 10th वाला ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया? बाकी एक्सेप्शनल कौन, लिखो फटाफट से। ग्रुप नंबर = फटाफट से लिखो, जल्दी से, खटाखट खटाखट। इन तीनों पर अलग से ध्यान रखना, इन तीनों पर, लुटेशियम पर, लोरेंशियम पर और थोरियम पर। हाँ याद रहेंगे, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने भाई, F14 हो गया ना, तो दिमाग में आ जाए अपने को, इसीलिए एटॉमिक नंबर से पकड़ लो। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के कॉन्फ़िगरेशन लिखा ही रखे हैं पहले ही आपको मैंने, बोलिएगा आप लोग। मैंने लेंथेनाइड्स में आपको बताया था गैडोलिनियम ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर 64, और एक्टिनाइड में एटॉमिक नंबर 96। क्यूरियम याद आ गया हो आपको, वो हाफ फील्ड होता है 5f7, और गैडोलिनियम 4f7 5d1 6s2, याद आ गया होगा आपको। हाँ जी, लिख लिया यहाँ तक सभी ने? आगे बढ़ जाए, बोलिएगा। लिख लिया सभी ने? यहाँ तक तो लिख लिया ना सभी ने? एक क्वेश्चन है हमारे पास, कॉपर पर अपन किसको बॉम्बार्ड करा रहे हैं? कॉपर पर अपन प्रोटॉन को बॉम्बार्ड करा रहे हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? 29, एटॉमिक मास 63। इस पर अपन ने प्रोटॉन को स्ट्राइक कराया। हमारे पास रिएक्टेंट में टोटल एटॉमिक नंबर कितना है? 30। 29 + 1, अरे बोलो, 29 + 1, तो रिएक्टेंट्स पर एटॉमिक नंबर हो गया 30। क्या हो गया? यहाँ पर भी एटॉमिक नंबर 6 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। न्यूट्रॉन तो चार्जलेस पार्टिकल है, बोलो बेटा। तो न्यूट्रॉन पर तो चार्ज जीरो, उससे तो कोई मतलब नहीं है। प्लस कौन निकला? एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल अपन सभी जानते हैं हीलियम न्यूक्लियाई होता है। क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियाई होता है। प्लस दो क्या निकले? दो वापस से प्रोटॉन निकल गए, तो दो प्रोटॉन निकले, एक और ये दूसरा प्रोटॉन, और एक एलिमेंट एक्स निकल रहा है। अपने को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर एटॉमिक नंबर को सेम रखना है। क्या रखना है? तो यहाँ पर 29 + 1,
29 + 1, इसका मतलब रिएक्टेंट साइड पर एटॉमिक नंबर कितना आता है 30। यहाँ पर अपने पास इससे तो कोई मतलब नहीं है न्यूट्रॉन क्योंकि तो चार्जलेस है। तो हीलियम अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम न्यूक्लियाई, अल्फा पार्टिकल का मतलब तो 2 + 1 + 1, इसका मतलब यहाँ पर 30, 30 में से 4 माइनस करोगे तो इसका मतलब एलिमेंट एक्स का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 36। अब अगर एलिमेंट एक्स का एटॉमिक नंबर 36 आ गया तो अपन ने एटॉमिक नंबर 26 आ गया, क्या आ गया? तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। ये तो अपन ने किसके अकॉर्डिंग लिखा? n+l के अकॉर्डिंग। किसके लिखा? अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भाइयों किसके हिसाब से लिखते हैं? और वापस से स्टेप नंबर 2 में कॉन्फ़िगरेशन को रीअरेंज कर लेते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n ओनली। अरे बोला करो यार। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन को रीअरेंज कर लिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। बोलो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ पर n-1 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो। तो अपन ने कॉन्फ़िगरेशन को किसके अकॉर्डिंग रीअरेंज कर लिया? केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इधर देखो पीरियड कौन सा हो गया? पीरियड हो गया फोर्थ। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? चौथा। क्या इलेक्ट्रॉन हमारे पास ns में जा रहा है या n-1 d में जा रहा है? तो n-1 में d में जा रहा है, इसका मतलब एलिमेंट डी ब्लॉक का हो गया। किसका हो गया? और अगर एलिमेंट डी ब्लॉक का हो गया तो ग्रुप इज इक्वल टू ns में कितने इलेक्ट्रॉन है और n-1 d में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो ns में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और n-1 d में कितने 6, तो 6 + 2, तो ग्रुप कौन सा हो गया 8 हो गया। आ गई बात समझे? समझ जाओगे आप लोग? आगे बढ़े। लिखना चाहोगे क्वेश्चन? ये सिंपल लिख लेना बाद में घर जाके, ठीक है ना? अरे बोला करो यार, ये क्वेश्चन करो आप। ये क्वेश्चन करो, सॉल्व करके देखो इसे। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो कर लिया वो क्वेश्चन। वो कह रहा है कि एलिमेंट एक्स है, उसके पास कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? कितने न्यूक्लियॉन्स है? 56 न्यूक्लियॉन्स। मतलब जो न्यूक्लियस में वो न्यूक्लियॉन्स होंगे, जो न्यूक्लियस में वो। इसका मतलब अपने को एक एलिमेंट है एक्स, उस एलिमेंट में अपने को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसकी संख्या अपने को दे रखी है 56। टोटल कितनी दे रखी है? न्यूक्लियॉन्स मतलब बेटा, न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लियस में होगा। न्यूक्लियस में कौन होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अपने को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की संख्या दे रखी है 56। अब वो कह रहा है इफ इट इज आइसोटोनिक विद एलिमेंट वाई। आइसोटोनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो। इसका मतलब इसके पास कितने न्यूट्रॉन है 30। इसका मतलब 30 न्यूट्रॉन है तो इसके पास भी न्यूट्रॉन कितने हो गए 30। 30 हो गए तो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए 56 माइनस 30। तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 26। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। भाई इतना तो पता है ना सभी को। एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एटॉमिक मास में से अगर अपन एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो अपने पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अपने पास आ जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको आइसोटोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
तो एटॉमिक नंबर निकाल लिया अपन ने 26। जैसे एटॉमिक नंबर निकाला वापस से कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d6 4s2। क्या हो जाएगा? तो पीरियड तो हो गया फोर्थ, पीरियड तो क्या हो गया? फोर्थ। इलेक्ट्रॉन जाएगा n-1 डी में, मतलब ब्लॉक हो गया डी। और अगर डी ब्लॉक हो गया तो ग्रुप होगा ns के इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी के इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो 6 + 2, तो आंसर हो जाएगा 8th। आ गई बात समझ? तो पीरियड हो गया फोर्थ, ब्लॉक हो गया डी, और जो ग्रुप हो गया वो 8th हो गया। क्लियर है आप सभी जनों को? उसके बाद ये तो अपन ने बात कर ही ली थी, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन ए ग्रुप एंड पीरियड। अब अपन इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि हमारे पास अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या वेरिएशन होगा उनके एटॉमिक साइज में, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले लिख लो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज ब्रैकेट में इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। केवल हेडिंग लिख लो, फिर उसके बाद जो मैं बात कहूंगा वो लिखिएगा आप लोग। हाँ जी, लिख लिया सभी ने? बोर्ड पर देखिएगा सभी ने। अगर अपन बात करते हैं 3D सीरीज एलिमेंट्स में, केवल लिख लिया ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। अगर अपन बात करते हैं 3D सीरीज के अंदर, तो 3D सीरीज एलिमेंट्स में शुरू में साइज डिक्रीज होता है जब अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट जाते हैं। जब अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, शुरू में साइज डिक्रीज होता है, मिडिल ऑफ दी रो में साइज लगभग लगभग सेम होता है, और आखिरी के दो एलिमेंट में साइज बढ़ जाता है। आखिरी के दो एलिमेंट में साइज बढ़ जाता है। मेरे पास है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। शुरू में तो साइज डिक्रीज होता है, शुरू के अंदर तो साइज डिक्रीज होता है, साइज विल डिक्रीज, साइज डिक्रीज होगा। मैंगनीज का अचानक से बढ़ जाता है, उस पर आऊंगा भी मैं, इसको अभी छोड़ रहा हूँ, इस पर स्टार डाल रहा हूँ। मिडिल ऑफ दी रो में यहाँ पर लगभग साइज बराबर हो गया, साइज विल बिकम नियरली सिमिलर। और लास्ट के दो एलिमेंट में जो साइज है वो बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है। शुरू में साइज क्या होता है? घटता है। इसका कारण क्या है? शुरू में जो हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इट इज डोमिनेटिंग ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो ज्यादा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से। इसका कारण क्या है? शुरू में इलेक्ट्रॉन n-1 डी में बहुत कम है। मेरे पास क्या है? स्कैंडियम। तो स्कैंडियम क्या है? 3d14s2। क्या है? स्कैंडियम 3d14s2 है, तो डी में इलेक्ट्रॉन ही एक है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन दो पर क्या लगेगा? बहुत कम। तो शुरू में तो इलेक्ट्रॉन n-1 डी में बहुत कम है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? डी सब शेल में। किस में जा रहे हैं भाई? डी ब्लॉक है ना, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? अगर मेरे पास फोर्थ वाला पीरियड है, कौन सा पीरियड है? तो इसका मतलब n की वैल्यू 4 है, तो n-1 क्या हो गया? 3d। तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? डी सब शेल में। d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9। और अब शुरू में तो डी में इलेक्ट्रॉन ही कम है। जब शुरू में डी में इलेक्ट्रॉन ही कम है तो डी के इलेक्ट्रॉन का बाहर 4s पर रिपल्शन क्या लगेगा? कम। वैसे ही डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर होता है, वैसे ही डी और एफ के इलेक्ट्रॉनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर होता है। डी में इलेक्ट्रॉन ही कम है तो बाहर वाले शेल पर रिपल्शन क्या लगेगा? कम। कम लगेगा। तो शुरू में तो क्या हो रहा है? जो 4s के इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको न्यूक्लियस क्या करेगा? अपनी ओर तेजी से खींचेगा। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किससे डोमिनेट हो रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्शन से। किससे? रिपल्शन मतलब आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शुरू में n-1 डी सबशेल, n-1 डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन ही कम है। इलेक्ट्रॉन ही कम है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन जैसे जैसे आगे चल के डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, डी हो गया d6 d7 और d8, तो जब डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6, जब 3d में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो डी के इलेक्ट्रॉन का बाहर 4s पर रिपल्शन क्या लगेगा? ज्यादा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा।
D5 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 बोलो। लेकिन जैसे ही छठा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी रिपल्शन होगा, क्या होगा? और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड होगा, क्या होगा? और एक्सपेंड होगा तो वो भी साइज को बढ़ाने में मदद करेगा। तो एक तो n-1 में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो स्क्रीनिंग बढ़ गई। दूसरी बात क्या हुआ, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड होगा, क्या होगा? अब क्या होगा, न्यूक्लियस जितना आउटर मोस्ट शेल को, न्यूक्लियस जितना आउटर मोस्ट शेल को अपनी ओर खींच रहा है उतना ही रिपल्शन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का, उतना ही रिपल्शन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का बाहर लग रहा है। प्लस एक फैक्टर और है, वो है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वो भी साइज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये दोनों फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, क्या कर देते हैं? जिसके कारण बीच में आते आते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाता है। और जब दोनों फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे तो साइज लगभग लगभग क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आखिरी के दो एलिमेंट में D10 हो गया, D10 हो गया तो डी सब शेल क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया, क्या हो गया? कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो जैसे डी सब शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो मैंने पहले सिंगल भरा, हुंस रूल के अकॉर्डिंग भर रहा हूँ। तो ये छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, सारे डी सब शेल में जितने ऑर्बिटल थे वो सब भर गए। जैसे ही भर गए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, क्या होगा? और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड होगा, क्या होगा? दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए तो 3D में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो 3D का 4s पर रिपल्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है और रिपल्शन भी बढ़ रहा है। तो ये आखिरी के दो एलिमेंट में जो डी सबशेल है वो पूरी तरह भर गया, D10 हो गया, क्या हो गया? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट प्लस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ये डोमिनेट होता है किससे? न्यूक्लियर अट्रैक्शन से। किससे? दो फैक्टर है, एक तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है, जितने भी शेल हैं उनको अपनी ओर खींच रहा है, और जितने भी अंदर वाले शेल्स हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। शुरू के अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, क्यों? क्योंकि n-1d में इलेक्ट्रॉन ही कम है, n-1d में इलेक्ट्रॉन ही कम है, तो शुरू में तो अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्शन से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मिडिल ऑफ द रो में केवल स्क्रीनिंग इफेक्ट ही नहीं बढ़ा, बल्कि क्या हुआ, म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ गए, क्योंकि डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट प्लस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ये दोनों फैक्टर का कंबाइंड इफेक्ट ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन को काउंटर बैलेंस करेगा। तो साइज लगभग लगभग क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और आखिरी में डी सब शेल क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया, क्या हो गया, D10 हो गया। तो D10 में सभी ऑर्बिटल भर गए, dxy yz zx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। तो जब सारे ऑर्बिटल भर गए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे ही बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। तो अपन बोलते हैं, मत लिखिएगा इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, मत लिखिएगा इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्या जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो शुरू के अंदर तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। शुरू तो साइज क्या होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट होता है किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट से। मिडिल ऑफ द रो में साइज बिकम्स नियरली सिमिलर और कांस्टेंट बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज काउंटर बैलेंस्ड बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट। इन द लास्ट टू एलिमेंट्स ऑफ एवरी ट्रांजिशन सीरीज, हर एक सीरीज के आखिरी दो एलिमेंट में, 3D में कॉपर और जिंक में, 4D में हमारे पास सिल्वर और कैडमियम में, 5D में हमारे पास कैडमियम और मरकरी में, आखिरी के दो एलिमेंट में साइज में बढ़ोतरी हो जाती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। दूसरी बात, आखिरी के दोनों एलिमेंट में ड्यू टू फुली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू फुली फिल्ड D10 configuration, there is a magnitude of electron-electron repulsion due to which electron cloud will expand and thus size will increase. 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर यहाँ पर ये मैंगनीज को काट के क्रोमियम कर देना, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक साइज डिक्रीज होता है, और फिर आयरन कोबाल्ट निकर में लगभग समान हो गया, और कॉपर और जिंक में क्या हो गया, बढ़ गया। अब इधर देखो, आप डाटा देखो 3D सीरीज का साइज का, मैंगनीज और जिंक का लगभग लगभग सेम है। मैंगनीज का भी 137 137 पिकोमीटर है, जिंक का भी कितना है, 137 पिकोमीटर। दोनों का
साइज बहुत बड़ा, मतलब मैंगनीज का साइज यहां से यहां तक तो घट रहा है, 164 147 घट गया, लेकिन मैंगनीज का अचानक से बढ़ गया। इसका क्या कारण है, इस पर मैं आऊंगा। पहले यहां से लेकर जितना लिखना है आपको लिख लेना, मतलब लैंग्वेज को थोड़ा कंसाइज करके लिख लो, समझ में आ गया। और ये डाटा लिख लो मेटेलिक रेडियाई का, किसमें है ये, पिकोमीटर में, किसमें, पहले लिख लो अपने हिसाब से। लैंग्वेज अगर आपको लंबी लग रही है तो जैसे जैसे शॉर्ट कर सकते हो वैसे शॉर्ट करके लिख लो, है जी। हाँ वो लिख लो, या थोड़ा सा अपने हिसाब से इसी को कंसाइज करके लिख लो लैंग्वेज को, ये प्रॉपर लैंग्वेज है। डाटा जरूर लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसी पर आएंगे अपन। अल्टीमेटली डाटा से कुछ चीज मैं आपको कोरिलेट करके बताऊंगा। डाटा जरूर लिख लें पिकोमीटर में, इसको अपन एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन से कोरिलेट करेंगे आगे चल के, इसलिए लिखाऊंगा ये डाटा, कॉपी कर लीजिएगा, आगे डी ब्लॉक में काम आएगा। जानबूझ के ये डाटा लिखा है मैंने, 164 146 147 135 129। मैंगनीज पर स्टार लगा लेना, मैंगनीज पर आऊंगा मैं। आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक सभी पिकोमीटर में। डाटा जरूर लिख लेना 3D सीरीज का। डाटा याद रखना नहीं है, ऑर्डर याद रखना है, ऑर्डर भी बता रहा हूं मैं। डाटा याद अभी नहीं रखना, आगे चल के काम आएगा एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन में। अजी कॉपी कर लिया सभी ने। ये मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर डी और एफ ब्लॉक का, ये एनसीईआरटी का पुरानी वाली एनसीईआरटी का एक पीडीएफ भेज रहा हूँ आपके ग्रुप के अंदर।
कौन सा वाला ग्रुप था? 401 EA। बार इसमें हाई करना, एक बार भेजना मेरे को कुछ। ठीक है। मैंने आपको डी और एफ का, इसमें 3D सीरीज का डाटा दे रखा है, मेटेलिक रेडियाई का। आप लोग देखिएगा पेज नंबर, पेज नंबर 220 पर। सभी पिकोमीटर में, किसमें? पिकोमीटर में। इधर देखो सभी जने, मैंगनीज का अचानक से साइज क्यों बढ़ गया, इस पर आते हैं अपन। देखिए मैंगनीज का क्या होता है, मैं मैंगनीज पर आता हूँ। पहले तो अपन बात करते हैं, ऑर्डर जो होता है ना, वो आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन तीनों का हमारे पास सेम होता है। उससे बड़ा फिर कॉपर, फिर क्रोमियम, फिर वेनेडियम। मैंगनीज और जिंक इन दोनों का लगभग सेम होता है। फिर होता है हमारे पास टाइटेनियम, और सबसे बड़ा होता है स्कैंडियम। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रेडियई हो गया। किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इधर देखो सभी ने, आयरन, कोबाल्ट, निकल से बड़ा कॉपर, फिर कॉपर से बड़ा क्रोमियम, आप डाटा से चेक कर सकते हैं। क्रोमियम से बड़ा वेनेडियम। मैंगनीज और जिंक का साइज लगभग लगभग सेम। फिर उससे बड़ा टाइटेनियम, और सबसे बड़ा हो गया स्कैंडियम। लिख लो ये ऑर्डर ऑफ रेडियई 3D के लिए। ऑर्डर ऑफ रेडियई ऑफ कोर्स फॉर 3D सीरीज एलिमेंट्स। अब मैंगनीज जो होता है, उसका अचानक से साइज बढ़ गया, क्योंकि मैंगनीज क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। मैंगनीज होता है आर्गन 3D5 4s2। आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनका लगभग लगभग सेम। फिर कॉपर, फिर क्रोमियम, Cr मतलब क्रोमियम, फिर वेनेडियम। मैंगनीज और जिंक का साइज लगभग लगभग सेम। उससे बड़ा टाइटेनियम, उससे बड़ा स्कैंडियम। ये ऑर्डर ऑफ रेडियई हो गया फॉर 3D सीरीज एलिमेंट्स। मैंगनीज का साइज अचानक से क्यों बढ़ गया, इसका कारण अपन देखते हैं। अगर अपन देखें तो मैंगनीज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है मैंगनीज का। मैंगनीज का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अपन इधर देखिएगा, S2 को फुली फिल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? S2 को फुली फिल्ड बोलते हैं। D5 को हाफ फिल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो S पूरी तरह भरा हुआ है, D हाफ फिल्ड है, तो इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डीलोकलाइजेशन लेस इफेक्टिव होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज होने की बजाय लोकलाइज हो जाएगा। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज होती, दूर दूर हो जाते इलेक्ट्रॉन। लेकिन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह लोकलाइज हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया। और जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड लोकलाइज हो गया, एक जगह आ गया,
तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अचानक से एक्सपेंड करेगा, और जैसे एक्सपेंड करेगा तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अपन बोलते हैं उसके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डीलोकलाइजेशन है वो कम है। डीलोकलाइजेशन होता तो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते, डीलोकलाइज मतलब फैल जाते, दूर दूर हो जाते। लेकिन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डीलोकलाइजेशन लेस इफेक्टिव है। लेस इफेक्टिव का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड लोकलाइज है, एक ही जगह है। और जब एक ही जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेट होगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, एक्सपेंड। और जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड होगा तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आर यू एबल टू गेट दिस? लिखें आप लोग, यहां पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, due to stable electronic configuration of manganese, due to stable electronic configuration of manganese, there is a less delocalization of its electron cloud. Due to stable electronic configuration of manganese, there is a less delocalization of its electron cloud, or in other words, ऊपर लिख दिया है मैंने, or in other words, its electron cloud is localized, or in other words, its electron cloud is localized, due to which magnitude of electron-electron repulsions will increase. Thus, its electron cloud will expand, and thus its size increases abruptly. इसका साइज अचानक से बढ़ जाता है। अब्रप्टली का मतलब सडनली, साइड में लिख भी दिया है मैंने। अब्रप्टली का मतलब अचानक से बढ़ जाता है। हाँ जी, लिख लिया। जिसने यहां तक लिख लिया हो हेडिंग डाल के लिखें, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन and its consequences. Lengthenite contraction and its consequences.
lanthanide contraction and its consequences. हाँ जनाब, लिख लिया सभी ने? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी काम आएगा। जैसे अपने को मैंने कहा था इनर्ट पेयर इफेक्ट, आगे भी काम आएगा। मैंने आपसे कहा था लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का कॉन्फ़िगरेशन लिखा यहाँ पर रहा हूँ पीरियड टेबल में, लेकिन अपने को आगे जब डी और एफ पढ़ेंगे, क्योंकि पीरियड टेबल कहीं ना कहीं ब्लॉक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अपन ने लिथियम का रिड्यूसिंग नेचर पढ़ा तो आगे काम आएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसकी एप्लीकेशन आगे काम आएगी। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के तमाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे काम आएंगे। ऐसे ही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और उसका कॉन्सिक्वेंस, ये टॉपिक डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ेंगे तब अपने को काम आएगा। क्या है अपन देखते हैं। अपन कहते हैं जब अपन सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71 तक जाते हैं, अपन बोलते हैं लेंथेनाइड्स में अपन बात करते हैं जैसे जैसे अपन लेंथेनाइड्स में आगे की तरफ बढ़ते हैं, सीरियम 58 से लेकर और लुटेशियम 71 तक अपन जाते हैं, तो हमारे पास इनके अंदर लेंथेनाइड्स में आगे बढ़ने पर इनके एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई में डिक्रीज होता है। सबसे बड़ा साइज होता है सीरियम का, सीरियम से छोटा प्रेसियोडाइमियम का, उससे छोटा नियोडाइमियम का, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, और ये साइज डिक्रीज होता है और सबसे छोटा साइज हो जाता है लुटेशियम का। तो जैसे ही अपन लेंथेनाइड्स में आगे जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ इनका जो एटॉमिक साइज होता है या जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो डिक्रीज होता है। सबसे बड़ा साइज सीरियम का, उससे छोटा प्रेसियोडाइमियम का। आगे जैसे से एटॉमिक नंबर बढ़ता है इनके एटॉमिक रेडियाई में डिक्रीज होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऐसे ही इनकी आयोनिक रेडियाई, जितने भी लेंथेनाइड्स है वो सब +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अभी याद रख लो, आगे पढ़ेंगे। कारण क्या है, इनके लिए I1 + I2 + I3, इनकी पहली 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू कम होती है। I1 मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, I2 का मतलब सेकंड, और I3 तो सम ऑफ इट्स 3 आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो ये आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर +3 शो करते हैं। क्या शो करते हैं? अभी तो याद रखो +3। तो सबसे बड़ा आकार सीरियम +3 का, फिर प्रेसियोडाइमियम +3 का, फिर नियोडाइमियम का, फिर प्रोमेथियम का, फिर समेरियम का, फिर हमारे पास यूरोपियम का, फिर हमारे पास गैडोलिनियम का Gd+3 का, फिर टर्बियम का, फिर हमारे पास डाइस्प्रोसियम का, फिर हमारे पास होल्मियम का HO+3 का, फिर फिर इर्बियम का ER, फिर थूलियम TM, फिर इटर्बियम YB, और सबसे छोटा हो गया लुटेशियम का। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई हो गया। क्या हो गया ये? ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। सवाल आ रहा है ये हमारे पास जैसे जैसे अपन एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, तो इनके एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई और इनकी आयोनिक रेडियाई डिक्रीज हो रही है। सबसे बड़ा आकार सीरियम +3 का, सबसे छोटा हो गया लुटेशियम +3 का। तो साइज में डिक्रीमेंट हो रहा है, इसको अपन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो अपन बोलते हैं एज वी मूव फ्रॉम सीरियम 58 टू लुटेशियम 71, देयर इज ए decrease in their atomic as well as ionic radii which is said to be lanthanide contraction। साइज में डिक्रीज हो रहा है। इसका कारण क्या है कि भाई साइज डिक्रीज हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो कारण यह है कि लेंथेनाइड्स में जब अपन सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71 तक जाते हैं तो इनमें दो बुरी बातें हो रही हैं। दो बुरी बातों का मतलब वो दो फैक्टर जिसके कारण साइज डिक्रीज हो रहा है। एक तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज कोई शब्द नहीं बल्कि न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या है। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58, तो उसके न्यूक्लियस में 58 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन।
प्रेसियोडाइमियम में 59, नियोडाइमियम में 60, प्रोमेथियम में 61, 62। तो जैसे जैसे अपन एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो हमारे पास 14 प्रोटॉन्स का प्रोग्रेसिव एडिशन होगा न्यूक्लियस में। तो जैसे जैसे अपन एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, देयर इज ए प्रोग्रेसिव एडिशन ऑफ द प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस। और अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, जैसे लुटेशियम पर आ गए, तो लुटेशियम के अंदर अब हमारे पास 71 प्रोटॉन हो गए। क्या हो गए? तो एक तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, दूसरी बुरी बात क्या हो रही है, इनमें आने वाले इलेक्ट्रॉन 4f सबशेल में भर रहे हैं। किसमें भर रहे हैं? और f का स्क्रीनिंग इफेक्ट बड़ा कमजोर होता है। क्या होता है? बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज शेप ऑफ f ऑर्बिटल, बताया था मैंने आपको। इधर देखो सभी जने, अब क्या हुआ, शत्रु की ताकत तो बढ़ रही है। शत्रु कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करेगा? जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस पावरफुल होगा। पावरफुल होने से मतलब उसकी टेंडेंसी जितने भी शेल्स हैं उनको अपनी ओर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचने की बढ़ेगी। तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? दूसरी बुरी बात, इनमें जो आने वाले 14 प्रोटॉन है, तो जैसे जैसे एक एक प्रोटॉन बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन भी जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन किस में भर रहा है? एफ सबशेल में। किस में भर रहा है? एफ सबशेल में। एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर होता है, मैंने आपको बता दिया। सबसे अच्छा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है एस का, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। एस का ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल। कैसा होता है? तो जब एस का ऑर्बिटल स्फेरिकल होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही तरफ कंसंट्रेट होगी, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड होगा। क्या होगा? खुद में भी म्यूचुअल रिपल्शन ज्यादा होगा, और एस के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल पर भी फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा लगाएंगे। पी का शेप कैसा हो गया? डंबल शेप। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफ्यूज हो गई। डिफ्यूज हो गई, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर हो गया तो उनमें म्यूचुअल रिपल्शन भी क्या हो गया? कम। तो खुद में भी म्यूचुअल रिपल्शन कम हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर हो गया। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफ्यूज हो गया तो आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी कम हो गया, और पी का बाहर वाले शेल पर रिपल्शन क्या लगेगा? कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? डिफ्यूज हो गई। क्या हो गई? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही जगह होती तो आपस में खुद में भी म्यूचुअल रिपल्शन ज्यादा होता और बाहर वाले शेल पर भी रिपल्शन क्या बढ़ता? ज्यादा। डी ऑर्बिटल का शेप कैसा हो गया? डबल डंबल। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इमेजिन करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा डिफ्यूज हो गई, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से और ज्यादा दूर हो गया। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जितना दूर होते जाएंगे उनमें खुद में भी रिपल्शन कम होगा, और वो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल क्या करेंगे? कम। एफ का तो शेप अपन बना ही नहीं सकते, अपन केवल दिमाग में इमेजिन करते हैं कि कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब एफ सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन कोसों दूर है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चल गए तो उनकी आपस में म्यूचुअल स्क्रीनिंग क्या हो गई? कम। म्यूचुअल स्क्रीनिंग मतलब म्यूचुअल रिपल्शन क्या हो गया? कम। अगर काश पास पास होते, क्या होते? एक ही जगह सारे इलेक्ट्रॉन होते तो उनमें आपस में रिपल्शन क्या होता? तो ज्यादा होता, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड होता। क्या होता? लेकिन दो बुरी बातें हो गई। एक तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। मैंने आपसे कहा था केमिस्ट्री में न्यूक्लियर चार्ज कोई शब्द नहीं, बल्कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया बाई दी प्रोग्रेसिव एडिशन ऑफ 14 प्रोटॉन्स। दूसरी बात क्या हुई? लेंथेनाइडो में आने वाले 14 इलेक्ट्रॉन 4f या सिंपल f सबशेल में भरे गए। एफ सबशेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है ड्यू टू इट्स पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका बढ़ा हुआ प्रभाव 4f पर लगेगा। किस पर लगेगा? 4f के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर, और वो 4f के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड अंदर की ओर जाएगा तो साइज में रिडक्शन आएगा। क्या आएगा? तो अपन ये बोलते हैं, प्लीज मत लिखिएगा, अपन ये बोलते हैं कि हमारे पास जैसे जैसे सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक जाते हैं तो देर इज ए इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है। देर इज ए इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज बाई +14 यूनिट्स ड्यू टू प्रोग्रेसिव एडिशन ऑफ 14 प्रोटॉन्स inside the nucleus. Also in case of lanthanide 14 electrons they goes in 4f subshell in which there is a imperfect का मतलब पुअर भी बोल सकते हो आप, इसको इम्प्रॉपर भी बोल सकते हो।
there is a imperfect shielding of one electron by another due to highly diffuse shape of F subshell. बोलिएगा आप लोग. और जैसे हो गया तो in other words, due to poor screening of 4f electrons, Z effective increases on 4f subshell. और 4f subshell पर बढ़ गया, due to which the electron cloud will contract. वो अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जैसे अंदर की ओर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज. ये मैंने लिख दिया है स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर. सबसे अच्छा एस का, फिर पी का, फिर डी का, और फिर एफ का. आर यू एबल टू गेट दिस? अपने हिसाब से लिखो, इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेज ही लिखो पूरी. ये लैंग्वेज 12th में भी काम आएगी. क्वेश्चन आता है 5 नंबर का बोर्ड्स के अंदर, इसलिए लिखवा रहा हूं. व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इट्स कॉज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस. अच्छा ड्रॉपर है. स्क्रीनिंग इफेक्ट तो डिक्रीज हो रहा है ना, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है. न्यूक्लियस की ताकत क्या हो रही है, बढ़ रही है. स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, कम. कौन डोमिनेट कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज. किससे, स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स. तो न्यूक्लियस की ताकत तो क्या लग रही है, ज्यादा. और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो रहा है, कम. तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना कम हो गया कि डोमिनेट कौन कर रहा है. अगर रिपल्शन करता तो साइज बढ़ जाता. कौन कर रहा है, अट्रैक्शन. कोई अगर अपने से कहे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या शब्द है, तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कोई शब्द नहीं, बल्कि वो एफ इलेक्ट्रॉन का कमजोर स्क्रीनिंग इफेक्ट है. क्या है, एफ इलेक्ट्रॉन्स का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है. क्या है, जैसे अपन कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज कोई शब्द नहीं, न्यूक्लियर चार्ज कोई शब्द नहीं, बल्कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या है. ऐसे ही लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कोई शब्द नहीं, बल्कि वो 4f इलेक्ट्रॉनों का कमजोर स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होता चला. अपन बोलते भी है इन सिंपल वर्ड्स, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन. लेंथेनाइट कंट्रैक्शन सिंपली मींस पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है आप सभी जनों को. अब हो क्या रहा है इसमें, लिख लिया सभी ने. इसके कॉन्सिक्वेंस इंपॉर्टेंट है. मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा, मेरी भी क्लासेस है अभी. ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंस अपन कंटिन्यू करेंगे यहाँ से. ठीक है, क्योंकि ये टाइम लगेगा इसमें. ठीक है ना, और मेरी भी क्या है, ऑलरेडी क्लासेस हैं. ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. यहाँ तक कॉपी कर लेना आप लोग. ठीक है, हाँ वो क्यूज बनाई है मैंने. पहले अपन यहाँ तक पूरा ये खत्म कर दें, फिर मैं साइज पर दूंगा, क्योंकि जब तक लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तब तक फिर साइज पर पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा. ठीक है, वो मैं दे दूंगा अपने हिसाब से. यहाँ तक तो कॉपी कर लिया ना,
ये लिख लें, ये इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री में हर चीज़ लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ को लिखना इम्पोर्टेंट है। तब तक प्लीज़। लिख लिया आज तक सभी ने?